बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड रामनगर। हम क्लास 12th के फिजिक्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन 1 to 10 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए पड़े हैं वो कैसे आए हैं। ये हमारा उत्तराखंड बोर्ड का 2022 का पेपर है, जो 70 मार्क्स का होता है 3 घंटे के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आता है ये पेपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन? हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन? तो किसने खोज की थी न्यूट्रॉन की? थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, सोमरफील्ड। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हमें इस क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं। हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन। ओके, तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है, और ये एक ऑप्शनल पेपर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें से 4 में से आपको एक सही बताना है। किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जिसने की थी वो, उनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ओके, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन? तो डिस्कवर किसने खोज की थी इसकी? इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। कब किया था जेम्स चैडविक ने इस न्यूट्रॉन की खोज? डिस्कवर कब किया था? तो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एंड 1935 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। 1932 में इन्होंने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवर किसको किया था? न्यूट्रॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। किसको किया था? न्यूट्रॉन को 1932 में डिस्कवर किया था। और इस डिस्कवर के लिए, इस साइंस के फील्ड में ये कंट्रीब्यूशन के लिए इनको 1935 में क्या प्राइज दिया गया? नोबेल प्राइज से नॉमिनेट किया गया था, और नोबेल प्राइज दिया गया था 1935 में। अब देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हमारे को इसलिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: वेबर, टेस्ला, हेनरी, फेरेड। 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से हमारे को कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वेबर। क्या होता है? वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। वेबर। वेबर क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। किसका? एस मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। इसको शॉर्ट में हम डब्ल्यू बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू बी से भी क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। ओके, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, और बीटा किरणें, बीटा रेज। तो देखिए, जो एक्सरे, गामा रे और इंफ्रारेड, ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जबकि जो वीटा रे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। वो क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्रिएट होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या होता है? एमिट होता है, निकलता है। इसलिए जो
हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बीटा रे होंगे। बीटा रे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बीटा रे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये एमिट होता है किससे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सप्रेशन फॉर दिस इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी और टू फॉर टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 कंबाइंड इन सीरीज। ये हमसे बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में C1 और C2 धारिता के दो संधारित्र जुड़े हुए हैं। दो संधारित्र कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका प्रभावी रिजल्टेंट कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा अगर वो सीरीज में कंबाइंड है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कितने, दो प्लेटें जुड़ी हुई हैं, दो संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो आप जानते हैं कि ये C=C1+C2 इज अ पैरेलल फॉर्म। ये क्या होता है, समांतर क्रम का इक्वेशन होता है। हमारे पास दूसरा इक्वेशन दिया है C1/C=1/C1+1/C2। थर्ड इक्वेशन जो है C=C1 × C2। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। यहां पर भी ये भी रॉन्ग है। अब हमारे को देखना है इन दोनों केस में है कि कौन सा हो सकता है। तो प्रतिरोध जब जुड़े होते हैं, रेजिस्टेंस जो जुड़े होते हैं, उसमें सीरीज का जो फंक्शन बनता है वो R=R1+R2 बनता है। लेकिन अगर संधारित्र जुड़े हुए हैं, दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो उसका राइट आंसर होता है 1/C=1/C1+1/C2। दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ओके, तो देखिए क्या है पूरी कहानी इसकी। जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या करता है कि वो करंट की जो फ्लो होती है उसमें क्या करता है, एक रुकावट उत्पन्न करता है, क्या करता है, उसको रोकता है। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या काम करता है, सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है, सेल के अंदर जो करंट फ्लो किया जाता है, करंट फ्लो होता है, उसमें जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको जो बैरियर काम करता है, प्रतिरोध, उस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जब भी कोई करंट फ्लो हो तो उसकी स्पीड को हमें रोकना है, उसको कम करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर लगाया जाता है, और सेल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको जो रोक, तो सेल के अंदर क्या होता है, धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। किसका, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन को। सेल के अंदर, सेल के अंदर धारा के मार्ग में, धारा के उत्पन्न अवरोध को सेल का
आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे को यहाँ पर कि the opposed the oppose the current, or to the current, to the flow of current offered by the cell। ठीक है। तो सेल द्वारा जो करंट फ्लो की जा रही है उसमें उसकी रुकावट, करंट का क्या कर रहा है, कम कर रहा है, रुकावट कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट। लॉरेंज बल क्या है और इसका व्यंजक क्या होता है। तो लॉरेंज बल क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या कर रही, ट्रैवल कर रही है, किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कर रही है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा होता है, लॉरेंज फोर्स होता है। उसको क्या कहते हैं, हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो अ चार्ज पार्टिकल मूविंग, ठीक है, विथ वेलोसिटी, कुछ भी हो वेलोसिटी, ठीक है, वो किस में करे, पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में वो जब मूव करती है, चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ओके, लिखते हैं। अ चार्ज पार्टिकल, अ चार्ज्ड a charge particle moving with velocity v, कोई भी पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, ठीक है, थ्रू एन, किसमें, थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई, लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ई में मूव कर रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ओके, एफ एम, इसको एफ ई लिख लीजिए। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, उस पर जो भी फोर्स अप्लाई होगा, किस पे, चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और लॉरेंज फोर्स ने इसके लिए क्वेश्चन क्या दिया था, तो समझिएगा पहले। देखिए, कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का जो फोर्स होगा वो क्यू ई आता है। कितना आता है, एक क्यू ई आता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो करता है तो उस समय उसकी जो वैल्यू आती है चार्ज पार्टिकल की, वो होती है क्यू वी इंटू बी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाए, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स मतलब लॉरेंज फोर्स कितना होता है, तो वो एफ टी इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई हमारे पास कितना है, क्यू ई है, प्लस एफ एम कितना है, क्यू वी इंटू क्रॉस बी। दिस इज द लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। ये क्या है, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन है, ये लॉरेंज बल का समीकरण है। और लॉरेंज बल कहता क्या है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रही है,
घूम रही है तो उस पर जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, लॉरेंज फोर्स लगेगा, लॉरेंज बल लगेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछता है। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम of substance. Calculate the energy. Calculate the energy equivalent of 1 ग्राम of substance. ओके, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। वी नो दैट चलिए नेक्स्ट क्या हमसे बोल रखा है, कैलकुलेट द 1 ग्राम के लिए फाइंड आउट करवा रहा है, क्या करवा रहा है हमसे, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित करना है हमें, कर सकते हैं बिल्कुल हम। देखिए, वी नो दैट वी नो दैट द आइंस्टाइन, किसके फॉर्मूले से, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन हम जानते हैं, किसका फॉर्मूला जानते हैं, आइंस्टाइन मास इक्वेशन फॉर्मूला। ओके, तो आइंस्टाइन मास इक्वेशन फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या है, तो वो कहता है E इज इक्वल टू MC²। एम, एम इज द मास, एम क्या है, मास है, कोई भी सब्सटेंस होगा उसका मास है, जबकि C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ओके, गिवन हमको क्या दिया है इस पूरे क्वेश्चन में, जो हमें गिवन है वो m गिवन है, m कितना है, 1 ग्राम है, कितना है m, 1 ग्राम है। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻³ kg, 10⁻³ हो जाता है। ओके, और जो वेलोसिटी होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, E इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 3 × 10⁸। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास, सॉरी स्क्वायर है फंक्शन, तो स्क्वायर लगा दीजिए, आपके पास फंक्शन आ जाएगा 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻XVI। यहां से हम जब सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास बचेगा 10⁻13 जूल। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 9 × 10⁻13 जूल, ये हमारा आंसर हो गया, इतनी एनर्जी होगी। ओके, किस फॉर्मूले से, आइंस्टाइन मास एनर्जी फॉर्मूला का यूज किया, जिसमें हमें मास गिवन है, कितना गिवन है, 1 ग्राम गिवन है। इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रही बात कि स्पीड ऑफ, सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो होती है एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इन दोनों वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻13 जूल। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन गिव द नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज, गिव द नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरिंग
इन एन टाइप्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताने हैं। एन टाइप का सेमीकंडक्टर में कौन केयर करता है, कौन सी चार्ज चलती है, और जबकि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन सी चार्ज चलती है। ओके, तो बहुत सिंपल, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया कैसे जाता है और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी को मिक्स करके बनाया जाता है। ओके, चलिए। तो हमसे पूछा गया था एन और पी टाइप, तो सबसे पहले आप समझिए कि पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर को बनाते कैसे हैं। पी टाइप्स सेमीकंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक को बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, पी प्रकार का अर्धचालक जो होता है, जब भी आप सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या करते हैं, सपोज करिए सिलिकॉन, सिलिकॉन की जो बैलेंसी होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 बैलेंसी होती है, सिलिकॉन की बैलेंसी 4 होती है। अब सिलिकॉन में आप क्या करें, 3 बैलेंसी की, कोई भी 3 बैलेंसी की इम्प्योरिटी को इसमें मिक्स कर दीजिए। 3 बैलेंसी की, 3 संयोजकता की किसी अशुद्धि को अगर आप सिलिकॉन में मिलाते हैं, तो होता क्या है, अगर 3 संयोजकता वाले किसी भी पदार्थ को मिलाया जाए सिलिकॉन में इम्प्योरिटी के फॉर्म में, तो क्या होता है, तीन जो भी आप इम्प्योरिटी मिला रहे हो उसके इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो किसका काम करता है, होल का काम करता है। किसका? एक कोटर का काम करता है। देखिए, सपोज करिए ये एक सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन में हम 3 इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम को मिक्स करते हैं। किसको मिक्स करते हैं? एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम की जो बैलेंसी होती है वो 3 होती है। तो यहां क्या होगा, इन 3 से तो ये मिलकर के बना लेंगे अपना, ठीक है। इनसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक एक करके कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो फ्री रह जाएगा, मतलब कि ये खाली रह जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन को, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। होल बोलते हैं या कोटर बोलते हैं। तो पी प्रकार की, जो पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें जो केयरिंग मेजोरिटी होती है, चार्ज की जो मेजोरिटी होती है, वो कौन होते हैं? होल होते हैं। होल होते हैं। तो पहले का आंसर, जो पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर के लिए जो आंसर है वो होल है, कोटर है, इनकी मेजोरिटी ज्यादा होती है। अगर हम एन प्रकार के सेमीकंडक्टर, एन टाइप्स के सेमीकंडक्टर पे चले, एन टाइप्स के सेमीकंडक्टर पे अगर हम बात करते हैं, तो एन टाइप्स के सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन में अगर 5, यहां पर 3 बैलेंसी की बात कर रहे थे, 3 बैलेंसी की, यहां पर हम 5 बैलेंसी की किसी भी इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे। सेमीकंडक्टर जब बनता है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इम्प्योरिटी को मिक्स किया जाता है। तो अगर आप सिलिकॉन में 5 बैलेंसी की किसी इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं, तो होगा क्या? देखिए, सपोज करिए फास्फोरस को आपने मिक्स कर दिया, तो फास्फोरस की जो बैलेंसी होती है 5 होती है, 5 होती है, 1 2 3 4 5, और सिलिकॉन की बैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। ओके, तो यहां से इसके 4 तो क्या कर लेंगे, इसके साथ अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बच जाता है। ये इलेक्ट्रॉन किसका काम करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमें करंट फ्लो मिलता है। तो एन प्रकार के एन टाइप्स के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें जो कैरिंग मेजोरिटी होती है वो क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि पी टाइप्स में क्या होता है? होल या कोटर होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो मार्क्स थे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसलिए आपको बहुत सिंगल वर्ड में
एक या दो शब्दों में आपको आंसर को खत्म करना है, 1 और 2 वर्ड में आपको आंसर को खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द एक्सियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल गिविंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज्ड। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। ओके, तो इसमें उसने पूछ रखा है फॉर्मूला लिख दीजिए और जो उसमें चीजें लगी हुई हैं उनका उनका क्या मान है, उनकी क्या वैल्यू है, उनको हम कहते क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन 3 से 4 3 नंबर का भी आता है और 5 मार्क्स में भी चला जाता है। तो इसको हम पूरा डेरिवेट करते हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। 9 को सॉल्व करने से पहले हम एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ये तो चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 12 है। हम इन चार्ज को ए और बी ले लेते हैं, जिससे कोई डिस्टेंस पी पर, किसी डिस्टेंस पी पर हमें एक्सियल स्टेट में क्या फाइंड आउट करना है, एक्सियल स्टेट में हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। एक्सियल स्टेट में हमको इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इस पी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एल है, और आपका ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो जाता है ओ। पॉइंट ओ से जो पी की डिस्टेंस है वो है आपका आर। अगर पॉइंट ओ से पी की डिस्टेंस आर है तो देखिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगेगी वो कितनी होगी, E1 होगी। E1 होगी, जबकि माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगेगी वो कितनी होगी, E2 होगी। ओके, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 माइनस E2, पहले प्लस लिख लीजिए, बाद में हम बता देंगे, लिख देते हैं E1 माइनस E2। क्यों E1 माइनस E2 रिजल्टेंट चार्ज, बिकॉज जो E2 है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में। E1 एंड E2 आर अपोजिट डायरेक्शन। E1 क्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। ओके, चलिए, अब O से P की डिस्टेंस, तो यहां पर जो B पॉइंट है, प्लस क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस क्यू चार्ज से P की जो डिस्टेंस होगी वो होगी L माइनस, सॉरी R माइनस L। कितना, R माइनस L हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, R माइनस L। और A से P की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, R प्लस एल हो जाएगा, R प्लस एल हो जाएगा। ये तो डिस्टेंस हो गया कहां से, पॉइंट इस पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा वो कितना होगा, E1 होगा। जबकि माइनस क्यू चार्ज से जो इंटेंसिटी लगेगा वो कैसा होगा, E2 होगा। ओके, पॉइंट ओ से पॉइंट ओ से पी की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, स्मॉल आर है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पर जो पी की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आर माइनस एल।
इसमें से इस एल को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, और अगर माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस की बात करते हैं तो आर प्लस एल ऐड हो जाएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि प्लस क्यू आवेश की वजह से, मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी लग रही है वो कितनी होगी, तो वो होगी E1 E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दिस इज द, ये इंटेंसिटी हो गया, क्या हो गया, यह इंटेंसिटी है। ओके, तो अब बात करते हैं हम कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो वो होगा E2। E2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इसकी डिस्टेंस कितनी, आर प्लस एल, तो आर प्लस एल होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। ओके, अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट चार्ज की। यहाँ पर बात क्या करेंगे हम, रिजल्टेंट चार्ज की। तो जब हम रिजल्टेंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो देखिए, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, बट बट E1 and E2 are opposite direction, then E1 माइनस कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2, एंड E1 इज ग्रेटर देन E2। अब यहां से आप वैल्यू रख दीजिए, जो भी आपने वैल्यू निकाली थी वो Q अपॉन, सॉरी, 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारे पास मिलेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर मिलेगा। ओके, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर देंगे, और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन, देखिए ए स्क्वायर, ये हमारे को देखने को क्या मिला, चलिए हम इसे बाद में करेंगे, पहले इसे आप करिए। यहां से आर स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 4RL अपॉन 4RL। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगता है a प्लस बी, और a माइनस बी को हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ओके, देखिए मैं इस फंक्शन को कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू इन आर इंटू 2QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। और आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम P इज इक्वल टू कितना होता है, 2QL होता है। इसकी जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, इसकी जगह पर हम यूज करेंगे P का, इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, P कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है। ओके, जहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम है, आर लेंथ है, एल लेंथ है, आर कहाँ से लेंथ है, .02 पी की डिस्टेंस है, जबकि एल क्या है, .02 ए की डिस्टेंस और .02 बी की डिस्टेंस है। ओके, सपोज करते हैं इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं हम। कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, कंडीशन सपोज करिए कि आर इज ग्रेटर देन एल, आर बहुत ही बड़ा है किससे, एल से, तो हमारे पास फंक्शन जो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपॉन, यहां से एल को नेगलेक्ट कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई है, तो आर की पावर 4 आ जाएगा, यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ, 2P अपॉन RQ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता क्या है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है स्टेबलाइज अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, और में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेबलाइज्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट, और सेकंड क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? ओके, तो दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके हम यहाँ बताते हैं, आपको पेपर में कोई एक ही क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर। तो चलिए पहले पार्ट को करते हैं इसमें कि स्टेबलाइज अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध हमको ज्ञात करना है। ओके, चलिए आते हैं, और डायग्राम एक बनाना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जो हमने अभी बना लिया था। अब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे।
ये हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, पी और क्यू, पी क्यू क्या है, पी क्यू इज अ कंडक्टर। और आप जानते हो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं उनमें मोशन होता है तब करंट फ्लो होता है। तो हमारे पास एक कंडक्टर है पी क्यू जिसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। और पी क्यू के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विद्युत विभव कितना है, वो विभवांतर, सॉरी विभवांतर कितना है, v है, और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, l है। ओके, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब यहाँ से करंट को हम फ्लो करते हैं तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चलते हैं, जबकि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट है, धारा जो है, ओके, वो किधर को चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की ओर चलता है। और इलेक्ट्रॉनों की जो मोशन है, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, उसको वो हमारा किससे रिप्रेजेंट किया है, वीडी, अनुगमन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सपोज करिए कि जो P और Q कंडक्टर दिए गए हैं, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A। क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास कितना है, A है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसकी लेंथ कितनी है, L है, जबकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। जब इस पे करंट फ्लो होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में है, E है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, E से रिप्रेजेंट किए हैं। तो जैसे ही आप इस सर्किट में कंडक्टर में करंट को फ्लो करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है पी टर्मिनल से, पी साइड से क्यू साइड को पहुंचने में कुछ समय लेंगे। तो पी से क्यू पहुंचने में जो समय लेंगे वो कितना होगा, तो देखिए टाइम कितना लगेगा, पी से किधर को, पी टर्मिनल टू क्यू टर्मिनल की ओर, या पी साइड टू क्यू साइड के लिए अगर जाएंगे तो टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम जो आपका हो जाएगा लेंथ, लेंथ ओवर वीडी, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो डिस्टेंस यहां पर कितना है, स्मॉल एल है, जबकि स्पीड इसकी कितनी है, वीडी है। ओके, वीडी है, तो ये हमारे पास एक टाइम निकल गया, कितना टाइम लगेगा, इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब देखिए कि सपोज करिए कि पर यूनिट एरिया में जो, पर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। हम लेट कर लेते हैं कि जो पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल एन है। अगर पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है तो कंप्लीट इस पूरी एल लेंथ में, पूरे कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, एन ए एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितना हो गया, एन ए, और लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, एल है, तो एन ए एल हो गया। ओके, वी नो, वी नो, आप जानते हो, वी नो, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। क्या होता है, एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पर n की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी है, तो एन ए एल ई, एन ए एल ई, ये हमारे पास चार्ज फाइंड आउट हो गया। क्या फाइंड आउट हो गया, चार्ज फाइंड आउट हो गया है। अगर हमने चार्ज फाइंड आउट कर लिया है तो आप करंट का फॉर्मूला जानते हैं, करंट इक्वल टू किसी, कोई भी कंडक्टर और उसमें करंट फ्लो किया जाता है तो उसके लिए जो इक्वेशन बनती है वो रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू आपने फाइंड आउट कर रखा है, टी आपने फाइंड आउट कर रखा है, चलिए यहाँ पर रख दीजिए। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, एन ए एल ई, ओवर टी की वैल्यू कितनी है भाई, एल ओवर वी डी, एल ओवर वी डी। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा एन ए ई वी डी, एन ए ई वी डी, आई इज इक्वल टू, ओके,
हमारा जो रिलेशनशिप है वो किस में फाइंड आउट करना था, करंट एंड वेलोसिटी में फाइंड आउट करना था, करंट एंड वेलोसिटी में फाइंड आउट करना था। तो ये हमने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया है। क्या है ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया है। यही क्या होता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। तो दिस दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि 10 वोल्ट की एक विद्युत वाहक, 10 वोल्ट की विद्युत वाहक की एक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है और प्रतिरोधों को संयोजित कर रखा है। ठीक है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए इसे भी कर लेते हैं हम, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm is connected to a resistor. If the current is in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? ओके, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में। गिवन क्या है, यहाँ पर आपका रेजिस्टर फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है, गिवन आपको ईएमएफ है, ई गिवन है। क्या है, ईएमएफ गिवन है। ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट गिवन है। ईएमएफ कितना गिवन है, 10 वोल्ट गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस आप देखिए यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितना दिया है, 3 ओम दिया है। जबकि करंट केयरिंग आई, आई कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर बोल रखा है, 0.5 एम्पियर। ओके, 0.5 एम्पियर हमसे बोल रखा है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट हमें कैपिटल आर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कैपिटल आर फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ को अगर हम पढ़ें तो आपने पढ़ रखा है V इक्वल टू आई आर पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आए, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात पढ़े, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ओके, करंट एंड वोल्टेज के लिए हमारा रिलेशनशिप होता है वो ओम का नियम होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू ई। ई क्या है, ईएमएफ है, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। हमको फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल आर फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई। ये दोनों वैल्यू हमको गिवन है, चलिए रख देते हैं। गिवन है, जो वैल्यू हमको गिवन है उसकी वैल्यू रख देते हैं। ई कितना है, 10 वोल्ट है, तो 10 अपॉन वी कितना है, सॉरी आई कितना है, 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर है। पॉइंट हटाइए, जीरो लगाइए, 20 टाइम्स। ओके, तो आपका 20 क्या आ गया, आर प्लस स्मॉल आर आ गया। ये हमारा 20 ओम आया है। क्या आया है, 20 ओम आया है। लेकिन हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 20 माइनस स्मॉल आर, आर इज इक्वल टू 20 - 3। तो हमारे पास आर जो बचे आएगा वो कितना आएगा, 17 ओम आएगा। ये तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपके पास इतना आंसर आ गया। लेकिन कई बार पेपर में ये देखा गया है कि वो आपसे रेजिस्टेंस ना पूछ करके क्या पूछ लेता है, टर्मिनल वोल्टेज पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, टर्मिनल वोल्टेज पूछ लेता है। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो हम टर्मिनल वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया है, मेन आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया। अगर आप टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक सिंपली सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कौन सा आता है, V इज इक्वल टू आई आर। हमको V फाइंड आउट करना है, I हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.5, और R हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। तो 0.5 इंटू 17, 0.5 इंटू 17, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.5 वोल्ट। ये टर्मिनल वोल्टेज भी फाइंड आउट आपने कर लिया। क्या कर लिया, टर्मिनल वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो इसी के साथ हमने आज
10 क्वेश्चन 2022 के 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको कोई कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।